हेलो बच्चों बच्चों धुरंधर सीरीज के अंदर अपना अगला जो चैप्टर रहने वाला है क्लास 12th के लिए वो है अपना चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चों, अनुवांशिकी का आणविक आधार। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों अगर इस चैप्टर में अगर बात करें अपन तो ये चैप्टर हाई वेटेज रहने वाला है। ठीक है, यानी कि इसमें से ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है बच्चों। ठीक है, तो इसमें अपने को थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को बच्चों अपन हिंदी में बोलेंगे आनुवांशिकी का आणविक आधार। ठीक है बच्चों, आनुवांशिकी का आणविक आधार। तो देखो बच्चों, अनुवांशिकी मॉलिक्यूलर लेवल पर हेरिडिटी को अपन कैसे डिफाइन करें, अनुवांशिकी का आधार क्या है बच्चों। तो इसमें अपन ये देखेंगे कि यहां पर अपन बात करेंगे डीएनए आरएनए की। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस पर बात करें। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में एंड वेरिएशन में अपन ने देखा था कि वहां पर अपन ने मेंडल्स के लॉज वगैरह की बात की थी, जीन की बात की थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब है बच्चों अपन यहाँ पर डीएनए आरएनए वगैरह की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, डीएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए क्यों नहीं है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा था। ठीक है, तो इन सब चीजों की अपन बात में करेंगे। ठीक है, किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे परफॉर्म किया उन्होंने, किस एक्सपेरिमेंट के कौन सा एक्सपेरिमेंट के थ्रू परफॉर्म किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें नंबर ऑफ साइंटिस्ट जो है उनके बारे में अपने को पढ़ना है बच्चों। हर एक साइंटिस्ट ने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बताया। ठीक है, इसके बाद अपन इसमें सेंट्रल डोगमा जो कि डीएनए से डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, फिर वापस आरएनए से डीएनए का बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन, इन सब चीजों की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन ये अपना चैप्टर। तो सबसे पहले देखो बच्चों, इसमें अपन ने बात की जैसे ये डीएनए बच्चों। ठीक है, डीएनए कैसा होता है सर, डबल हेलिक्स चेन होती है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होते हैं सर, ये नाइट्रोजन बेस होते हैं इससे आपस में जुड़े हुए। ठीक है, ये नाइट्रोजन बेस है बच्चों। ठीक है, तो इस डीएनए का एक फंक्शनल सेगमेंट जो किसी जीन जो किसी प्रोटीन को कोड करता है बच्चों, कोई प्रोटीन बनाता है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जीन शब्द मेंडल ने नहीं दिया था बच्चों, जीन जो है जॉन्स बर्ग एक साइंटिस्ट था। ठीक है, उसके थ्रू जॉनसन एक साइंटिस्ट था बच्चों जिसने दिया था, जॉन्स बर्ग नहीं, जॉनसन एक साइंटिस्ट था। ठीक है, जॉनसन एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था ये जीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोटीन बनाएगा और इस प्रोटीन से ये प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो इसको अपन ने फंक्शनल सेगमेंट को जीन बोला था बच्चों। ठीक है, और ये जीन कहां पर होता है सर, ये जीन जो होता है डीएनए का ही एक पार्ट है, एक फंक्शनल सेगमेंट है। इस किसके थ्रू अपन ने देखा था सर, ये अपन ने पिछले चैप्टर में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में देखा था। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमें ये बोलती है कि ये जो है गुणसूत्रों का वंशागति सिद्धांत। ठीक है, वंशागति या अनुवांशिक सिद्धांत। ठीक है बच्चों, गुणसूत्रों का वंशागति या अनुवांशिक सिद्धांत। ठीक है, सटन और बावेरी के द्वारा दिया गया था, ये अपन पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, अगले 100 सालों तक बच्चों जो है डीएनए को जेनेटिक मटेरियल माना गया इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगले 100 सालों तक। ठीक है, जब इन्होंने ये अपना सटन और बावेरी ने ये प्रिंसिपल ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, इसके बाद डीएनए को जेनेटिक मटेरियल माना गया अधिकतर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और होता भी है बच्चों, लेकिन फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल नहीं था ये। ठीक है, आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चों, आरएनए जो होता है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें बच्चों अपन, ठीक है, डीएनए और आरएनए के बारे में, तो यहाँ पर जो होता है जैसे एक कोई सेल है बच्चों, उस सेल के अंदर जैसे एक सेल बनाते हैं अपन, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमेटिन पड़ा होता है बच्चों, जब ये रेस्टिंग फेज में होती है। ठीक है, यही अपना आगे चलकर क्रोमोसोम्स और डीएनए बनता है। तो कहने का मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स के अंदर बच्चों डीएनए के अंदर है अपना जीन। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर एक सीक्वेंस है इस तरीके से। ठीक है, आरएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं बोला गया बच्चों, क्योंकि आरएनए जो है ना वो मोर एक्टिव होता है, और जो ज्यादा एक्टिव होता है वो लेस स्टेबल होता है बच्चों। ठीक है, आरएनए जो होता है
आरएनए जो है वो ज्यादा मोर एक्टिव होता है बच्चों। क्या रीजन है पढ़ेंगे अपन। और जो ज्यादा एक्टिव होता है वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है, लेस स्टेबल। आरएनए वर्क करता है एज अ एडेप्टर वर्क करता है बच्चों। ठीक है, एज अ एंजाइमेटिक रिएक्शन में बच्चों ये वर्क कर सकता है। ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, एज अ मैसेंजर का भी काम करता है कौन, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, एडेप्टर का काम करता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है बच्चों। और राइबोसोमल आरएनए जो है बच्चों, राइबोसोमल आरएनए है वो क्या करता है, वो बच्चों एज अ एंजाइमेटिक एक्टिविटी यानी उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी यानी उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। इसलिए जो आरएनए है ना बच्चों, वो ज्यादा स्टेबल नहीं होकर मल्टीपर्पज है। देखो जो अब ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा तो ये जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल होने के लिए इट शुड बी नेसेसरी दैट वो जो कंपाउंड है या जो भी केमिकल है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो डीएनए इसके कंपेरेटिव में ज्यादा स्टेबल है। ठीक है बच्चों, इसलिए मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है बच्चों, ना कि आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन न्यूक्लिक एसिड जो बात करेंगे अपन, आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये डीएनए और आरएनए क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड ही है बच्चों। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, इन्हीं को अपन ने क्या बोला, ये डीएनए या फिर आरएनए। डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है बच्चों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि एक यहाँ पर एक जो पेंटोज शुगर होती है उसकी सेकंड पोजीशन पर डीऑक्सी ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाता है, जबकि आरएनए में नहीं होता है। ऑक्सीजन एब्सेंट होने से जो डीऑक्सी राइबो शुगर होती है वो लेस रिएक्टिव होती है, जबकि आरएनए वाली राइबो शुगर मोर एक्टिव होती है। सर शुगर कहाँ से है यहाँ पे, देखो बच्चों जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है ये। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, तो सर न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है ऐसा। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है सर, न्यूक्लियोटाइड में होता है सबसे पहले एक तो पेंटोज शुगर। ठीक है बच्चों, पेंटोज शुगर के साथ अगर अपन मिला देते हैं यहाँ पर क्या सर, पेंटोज शुगर के साथ मिला दिया अपन ने एक नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चों, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस को मिलाने से ये बन गया अपने पास, इसको बोलेंगे अपन, ये अपने पास जो बना पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस को मिलाने से ये अपने पास ये बना न्यूक्लियोसाइड बच्चों, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन इसमें आप अगर फोस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, फोस्फेट ग्रुप अगर इसमें ऐड कर देते हैं आप, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये तीनों स्ट्रक्चर मिला के अब ये क्या बन जाएगी सर, ये दोनों जो थे वो तो न्यूक्लियोसाइड बना रहे थे, फोस्फेट ग्रुप मिलाते हैं बच्चों ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया बच्चों। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है, तो सर नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, सबकी बात करेंगे बच्चों। सबसे पहले नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस बच्चों यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन और पायरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन और पायरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन बच्चों दो होते हैं, कौन कौन से, एडेनिन और ग्वानिन, आलू गोभी। ठीक है, इसको क्या करेंगे बच्चों, कट करेंगे, यानी साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायामिन। थायामिन को बच्चों 5 मिथाइल यूरेसिल भी बोल देते हैं बच्चों, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यूरेसिल जो होता है बच्चों वो आरएनए में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन आरएनए। ठीक है, नॉट इन डीएनए, डीएनए में नहीं होता है बच्चों, ये मेजर डिफरेंस है। आरएनए के अंदर होने के, आरएनए के अंदर यूरेसिल होने की वजह से आरएनए और ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है बच्चों, और लेस स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो सर ये जो है प्यूरिन और पायरिमिन में डिफरेंस क्या है बच्चों, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, और इसमें 9 मेंबर्स होते हैं बच्चों। कितने मेंबर्स, 9 मेंबर रिंग होती है बच्चों। ठीक है, तो ये प्यूरिडीन होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है नाइट्रोजन जो है वो 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है बच्चों, जबकि यहाँ पर 1 और 3 में ही नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है बच्चों। ये सिंगल 6 मेंबर्ड रिंग होती है बच्चों। ठीक है, सिंगल 6 मेंबर्ड रिंग होती है। ठीक है, ऐसे।
ठीक है। इसमें नाइट्रोजन जो होता है बच्चों वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, 1 और 3 पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है बच्चों। ठीक है। तो डीएनए में क्या क्या पाया जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर डीएनए में अगर देखें तो कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाएंगे, ए जी सी टी। ठीक है। जबकि आरएनए में सर, आरएनए में ए जी सी और टी की जगह यू। थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए। आरएनए के केस में थायमीन जो है रिप्लेस हो जाता है किसके थ्रू, यूरेसिल के थ्रू बच्चों। ठीक है। अब इसके बाद ये नाइट्रोजन बेस हो गए अपने पास। इसके बाद अपन शुगर की बात करें तो पेंटो शुगर यानी 5 कार्बन वाली शुगर, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर बच्चों। ये ऐसे बनाएंगे अपन 5 कार्बन वाली शुगर बच्चों। ठीक है। ये 5 कार्बन वाली शुगर, ये इसका पहला कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ हो जाएगा यहाँ पर CH2। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर पेंटो शुगर जो होगी इसमें क्या होगा, तो बच्चों यहाँ से पहला कार्बन H, ये OH और ये यहाँ पे HOH। ठीक है। OH और यहाँ पर नीचे OH ऐड कर देंगे अपन, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन। ठीक है। तो यहाँ पर 5 कार्बन की शुगर होती है। पेंटो शुगर मतलब 5 कार्बन शुगर। ठीक है। 5 कार्बन की शुगर होगी बच्चों ये पेंटोज शुगर जो है। ठीक है। 5 कार्बन की शुगर होती है। तो यहाँ पर ये आरएनए में ऑक्सीजन सेकंड पोजीशन पर, ये आरएनए की शुगर है। लेकिन अगर अपन डीएनए की बात करेंगे बच्चों तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए में ये सेकंड पोजीशन पर ये एब्सेंट हो जाती है बच्चों। यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन होती है। ठीक है। यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर अपना OH हो गया, इधर CH2 हो गया और यहाँ पर ये सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन एब्सेंट हो गया, मतलब ये डीएनए है, डीएनए वाली शुगर है बच्चों। ठीक है। तो ये पेंटो शुगर हो गई। ठीक है। ये डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज, इसलिए इसको डीऑक्सी राइबोज बोल रहे हैं। डी मतलब एब्सेंट। ठीक है। जबकि ये कौन सी है बच्चों, ये राइबोज शुगर है, राइबोज। ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे पढ़ेंगे इसमें फोस्फोरिक एसिड, थर्ड होता है बच्चों फोस्फोरिक एसिड। फोस्फोरिक एसिड जो होता है बच्चों, इसमें फोस्फोरिक एसिड में का फॉर्मूला है H3PO4। ठीक है। इसमें अपन ने क्या किया, H3 और PO4 को किस स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं, यहाँ पर फोस्फोरस को बीच में लिखेंगे और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, तो ये हो गए बच्चों, और ऑक्सीजन कितने थे, 4, तो 1 2 3 तो ये हो गए, और एक को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे बच्चों। ठीक है। तो ये फोस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है। डीएनए का जो नेगेटिवली चार्ज होता है या फिर एसिडिक नेचर होता है वो फोस्फोरस की वजह से होता है बच्चों, फोस्फोरिक एसिड की वजह से प्रेजेंट होता है उसमें। ठीक है। तो बच्चों अपन एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बना ले। अब ये अपन ने न्यूक्लियोटाइड में क्या देखा सर, एक नाइट्रोजन बेस, एक शुगर और एक फोस्फोरिक एसिड। तो बना लेते हैं अपन स्ट्रक्चर। सबसे पहले सर ये अपन ने यहाँ पर ये पेंटो शुगर बनाई, ये पेंटो शुगर बना ली बच्चों अपन ने सबसे पहले। ठीक है। ये पेंटो शुगर बना ली। ठीक है। 5 कार्बन वाली। इसके फर्स्ट कार्बन पर बच्चों जो है हमेशा नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा। नाइट्रोजन बेस कोई सा भी जोड़ दो आप, नाइट्रोजन बेस आप इसमें एडेनिन जोड़ दो। ठीक है। एडेनिन जो होता है बच्चों वो आपने पता है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होती है, और जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है उसको बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं बच्चों। नाइट्रोजन बेस जोड़ दिया आपने। सर इसमें फोस्फोरिक एसिड कहाँ जुड़ेगा बच्चा, फोस्फोरिक एसिड हमेशा 5th कार्बन पर जुड़ता है, ये 5th कार्बन, इसमें फोस्फोरिक एसिड जोड़ा आपने, कैसे सर, ये P इस बॉन्ड के साथ जुड़ गया और ये H H H और ये डबल बॉन्ड इधर O था बच्चों, ये O था। ठीक है। ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। ये इसके साथ जुड़ेगा और बच्चों कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फोस्फोडाइस्टर, फोस्फोएस्टर बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, फोस्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा बच्चों। किसके थ्रू जुड़ेगा, फोस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर हो गई बच्चों। ठीक है। ये फोस्फोएस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ गया और ये एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है। इसमें पेंटो शुगर हो गई सर, इसमें नाइट्रोजन बेस हो गया और ये एक फोस्फोरिक एसिड हो गया। ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बच्चों आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर एक डीएनए की स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। डीएनए की स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। जैसे मान लो ये एक अपन ने क्या बना लिया, पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बना लिया। ऐसे बहुत सारे पॉलीमर्स आपस में जुड़ जाएंगे बच्चों न्यूक्लियोटाइड्स, और एक क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड।
एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है बच्चों दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से जुड़ जाएगी तो डीएनए का डबल हेलिक्स बन जाएगा, दो डीएनए की चेन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, कैसे है देखो आगे अब। जैसे अपन ने ये बनाई थी एक शुगर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिया था अपन ने सर, यहाँ पर इसके साथ फर्स्ट कार्बन के साथ जोड़ दिया था एक नाइट्रोजन बेस, ठीक है। इधर अपन ने ये फिफ्थ कार्बन के साथ जोड़ दिया बच्चों क्या सर, इस फिफ्थ कार्बन के साथ आपने जोड़ा डबल बॉन्ड, ये फोस्फोरिक एसिड OH और ये OH, ठीक है, ये फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया था, ठीक है, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया था। लेकिन सर ये फर्स्ट फर्स्ट सॉरी बच्चों, इसको थोड़ा सा पेंटोज 5, ठीक है, ये जो है ये फर्स्ट कार्बन सेकंड और थर्ड कार्बन पर वापिस क्या जुड़ेगा बच्चों, थर्ड कार्बन पर फिर जो है दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा बच्चों, इससे इसके ऑक्सीजन से ये फोस्फोरस जुड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर ये ओ फोस्फोरस जुड़ गया ना बच्चों ये, ठीक है। अगले का ये फिफ्थ कार्बन, अच्छा ये जो है बच्चों ये थर्ड कार्बन पर वापिस फोस्फोरिक एसिड इससे जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर OC2H, ठीक है, ये अपन ने फिर यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना दी शुगर बच्चों, और यहाँ पर दूसरा और नाइट्रोजन बेस यहाँ पर इससे जोड़ दिया, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है इस पे नाइट्रोजन बेस इस तरीके से जोड़ दिया बच्चों, ठीक है। तो ये फिर बॉन्ड बन गया, इसलिए एक फोस्फोएस्टर बॉन्ड और दूसरा फोस्फोएस्टर बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो अपन इसको फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो डीएनए की बैकबोन बनी होती है बच्चों वो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड की बनी होती है, इसलिए तो बोलते हैं अपन, ठीक है। तो एक चेन ऐसे बनती जाएगी बच्चों, ठीक है, और दूसरी चेन जो है वो इसके एंटी पैरेलल बनेगी, कैसे सर देखो इधर ये एक नाइट्रोजन बेस मान लो A था, ठीक है, ये इसके साथ T के साथ जुड़ेगा बच्चों, किसके साथ जुड़ेगा, T के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन से कार्बन पर बन रहा था सर, फर्स्ट कार्बन पर बनाओ, ये फर्स्ट कार्बन बना दिया अपन ने, ये यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, ये ऐसे फर्स्ट कार्बन पर जुड़ गया है। सर इसका फिफ्थ कार्बन, सर इसका फिफ्थ कार्बन ये रहा, ठीक है, इसके फिफ्थ कार्बन पर क्या जुड़ेगा सर, फोस्फोरिक एसिड, जोड़ दो फोस्फोरिक एसिड OP OH ये जुड़ गया बच्चों, ठीक है। फिर इसका जो थर्ड कार्बन है कहाँ पर है बच्चों, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड जो कार्बन है होगा इसके थर्ड कार्बन पर वापिस दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएगा, ठीक है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, तो इसमें वो इसके थर्ड कार्बन पर वापिस क्या जुड़ जाएगा, थर्ड कार्बन पर वापिस जुड़ेगा बच्चों इसमें दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो इससे अटैच होगा फोस्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से जो चेन बनेगी बच्चों, वो जो चेन बनेगी वो चेन जो है वो बनेगी एंटी पैरेलल फॉर्म में, कहने का मतलब डीएनए का फॉर्मेशन हमेशा 3 से 5 से 3 एंड होगा बच्चों एक डीएनए का, और इधर एंटी पैरेलल चलेगी, इधर 5 से 3 चलेगी बच्चों, ठीक है। तो डीएनए फॉर्मेशन कैसा होता है हमेशा, डीएनए फॉर्मेशन हमेशा होता है बच्चों एंटी पैरेलल, ठीक है, कहने का मतलब एक चेन इधर 5 से 3 में चलेगी और दूसरी चेन 5 से 3 पे, हाँ फॉर्मेशन 5 से 3 पर ही होगा, लेकिन दोनों चेन हमेशा एंटी पैरेलल होती है। जैसे इस चेन का फॉर्मेशन ऐसे हो रहा है तो इस चेन का फॉर्मेशन इधर से 5 से 3 में होगा, ठीक है बच्चों। हाँ फोस्फोएस्टर बॉन्ड जो है ना वो 3 से 5 डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, फोस्फोएस्टर बॉन्ड जो बना है इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन वो 3 से 5 डायरेक्शन में बनेगा बच्चों, ठीक है, यानी एंटी पैरेलल, यहाँ पर एंटी पैरेलल पोलैरिटीज होगी। अच्छा इसमें कॉम्प्लीमेंट्री भी होती है बच्चों, जैसे कि ए हमेशा टी से ही जुड़ता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, किससे जुड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। अगर मान लो सी को जोड़ना है तो सी हमेशा जी से जुड़ेगा, वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा बच्चों, किससे, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से जो डीएनए की स्ट्रक्चर बनती है बच्चों, तो उसमें जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनती है डीएनए की, तो उसके बारे में अगर बात करें अपन, तो एक पूरे कंप्लीट हेलिक्स में जो है ना बच्चों, एक पूरे कंप्लीट हेलिक्स में 10 नाइट्रोजन बेस आते हैं, ठीक है, और एक पूरे कंप्लीट डबल हेलिक्स जो होता है, मतलब एक पूरा जो घुमाव होता है, एक पूरे घुमाव में 10 नाइट्रोजन बेस आ जाते हैं, कितने आ जाते हैं बच्चों, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, 10 बेस पेयर आ जाते हैं, ठीक है। और हर बेस पेयर के बीच में डिफरेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रोम का होता है बच्चों। कितने का होता है? 3.4 एंगस्ट्रोम का होता है बच्चों, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी हुई सर? ये हो गई 34 एंगस्ट्रोम, ठीक है बच्चों। तो एक डीएनए का जो हेलिक्स होता है उसमें दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रोम, और 10 बेस पेयर है तो टोटल हेलिक्स की लंबाई सर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 34 एंगस्ट्रोम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, दो इनके बीच की दूरी, जैसे मान लो ये ए और टी जुड़े हैं तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है बच्चों, ये जो बॉन्ड बनेगा ए और टी डबल बॉन्ड, इसकी डिस्टेंस कितनी होती है सर? ये 20 एंगस्ट्रोम होती है बच्चों, ठीक है। और इसी को अपन बोलते हैं राइट हैंडेड डीएनए, राइट हैंडेड डीएनए। जो हेलिक्स बन रहा है ना, हेलिक्स का फॉर्मेशन हमेशा राइट हैंडेड होता है बच्चों, मतलब ये राइट हैंडेड पेशन में घूमती हुई बनती है। इसको अपन बी डीएनए भी बोलते हैं। तो सर दूसरा भी होता है क्या? हाँ होता है, जेड डीएनए होता है बच्चों, वो थोड़ा आपके सिलेबस में है नहीं तो उसके बारे में अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये होता है बच्चों। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि डीएनए का फॉर्मेशन इस तरीके से कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। अब इसमें बात करें अपन सर, जैसे इसके नेम को लेकर कंफ्यूजन होता है, ठीक है। नेम को लेकर कंफ्यूजन होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं नाइट्रोजन बेस, ठीक है, एडेनिन लिख दिया बच्चों, क्या लिख दिया? एडेनिन। अब इसमें मैंने क्या किया बच्चों? इसमें मैंने शुगर जोड़ दी, ठीक है। शुगर ऐड करते हैं क्या बन जाएगा? ये न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसाइन, ठीक है, एडिनोसाइन हो जाएगा। सर इसमें आपने फोस्फोरिक एसिड भी जोड़ दिया, फोस्फोरिक एसिड भी जोड़ दिया आपने, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? एडिनाइलिक एसिड। क्या हो जाएगा बच्चों? एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, ऐसे नाम रखेंगे बच्चों, ठीक है। सर लेकिन ये तो एडेनाइल हो गया, अगर आरएनए का केस होगा तो ये हो गया बच्चों, किस केस में? आरएनए के केस में। अगर मान लो सर डीएनए में, सर डीएनए में क्या होगा? नाइट्रोजन बेस तो एडेनाइन ही बोलेंगे, शुगर जोड़ देंगे तो एडिनो, अच्छा अब ये डीऑक्सी एडिनोसाइन बोलना पड़ेगा ना इसको बच्चों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, डीएनए के केस में एक ऑक्सीजन कम थी तो इसको डीऑक्सी एडिनोसाइन बोलना पड़ेगा, डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड बोलेंगे अब इसको यहाँ पे, किस केस में? आरएनए के केस में, डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड। तो बच्चों नेम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरीके से डीएनए और आरएनए के नेम में वो अपने से पूछ सकता है, ठीक है। डीएनए जो है ना एसिड कैरेक्टर्स शो करता है, डीएनए जो है बच्चों, डीएनए जो होता है वो क्या होता है बच्चों? एसिडिक कैरेक्टर्स शो करता है, एसिडिक कैरेक्टर्स शो करता है, ठीक है। डीएनए क्या करता है? एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले किसने बताया कि डीएनए एसिडिक कैरेक्टर शो करता है? तो ये बताया बच्चों सबसे पहले किसने? फ्रेडरिक माइसर्स ने बताया बच्चों, ठीक है। फ्रेडरिक माइसर्स जो थे उन्होंने बताया कि डीएनए सबसे पहले एसिडिक कैरेक्टर शो करता है इन 1869 में, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर बात करें डीएनए के अंदर जो डीएनए एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, बिल्कुल फोस्फोरिक एसिड की वजह से, और नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। फिर इसका मॉडल दिया बच्चों 1953 में किसने? वाटसन एंड क्रीक ने, डबल हेलिक्स मॉडल। वाटसन एंड क्रीक जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया, किस बेसिस पर? डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है बच्चों। किस बेसिस पर दिया? बेस्ड ऑन एक्सरे रेडिएशन, किसने? विल्किंसन एंड, दो साइंटिस्ट थे बच्चों, विल्किंसन एंड रोजेलिंड फ्रैंकलिन, रोजेलिन फ्रैंकलिन, ठीक है। रोजेलिन फ्रैंकलिन इन दोनों ने क्या किया सर? बेस्ड ऑन एक्सरे रेडियोग्राफी के बेसिस पर इनको स्टडी किया वाटसन एंड क्रीक ने, और डबल हेलिक्स मॉडल दिया डीएनए का बच्चों, ठीक है। ऐसा ये डीएनए का क्या हो गया? डबल हेलिक्स मॉडल हो गया बच्चों, ठीक है। इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे बच्चों, ठीक है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था इरगिन चारगोव। क्या नाम था बच्चों? इरगिन चारगोव, ठीक है। इरगिन चारगोव ने एक रूल दिया बच्चों, ठीक है। इरगिन चारगोव ने रूल दिया, ठीक है। इरगिन चारगाव,
एर्गिन चारगाफ ने एक रूल दिया, उसमें उन्होंने बोला कि जो प्यूरिन होता है बच्चों, प्यूरिन का अमाउंट पायरिमिडिन के बराबर होता है, पायरिमिडिन के बराबर होता है बच्चों, ठीक है। जैसे मान लो ए और जी का जो अमाउंट होगा वो किसके बराबर होगा, सी एंड टी के बराबर। कहने का मतलब उसने बोला कि अगर आप ए और जी को ऐड कर दो तो वो जी और सी के बराबर आएगा, ए और जी को ऐड कर दो तो सी और टी के बराबर आएगा, और इक्वल में हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होगी जो कि 1 होगी बच्चों। क्या की होगी, 1, ठीक है। कहने का मतलब उसने बताया कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि a इक्वल टू 30% है तो बताओ c बराबर क्या होगा। तो देखो बच्चों a किससे जुड़ता है, t से, तो ऑब्वियसली ये t इसके बराबर होगा 30%। तो 30% और 30% 60% हो गया। c और g क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर c को आप 40% बचा है तो दोनों को बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो c आ जाएगा आपका 20% बच्चों, इस तरीके से। तो ये इर्गिन-चारगोफ रूल के अकॉर्डिंगली अपन ये निकाल सकते हैं। लेकिन इर्गिन-चारगोफ रूल जो है डबल हेलिक्स मॉडल पर ही अप्लाई होता है बच्चों, इसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो अपन इसमें साइलेंट फीचर्स ऑफ द डबल हेलिक्स मॉडल के जो साइलेंट फीचर्स हैं वो पढ़ लेते हैं बच्चों, ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। क्या क्या इसके साइलेंट फीचर्स हो सकते हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल, साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल के जो है साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं उसके बारे में बात करें अपन बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे अपन कि यहाँ पर सबसे पहले इट इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, मेड अप ऑफ मेड मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। दोनों चेन्स आपस में एंटी पैरेलल पोलैरिटी शो करती है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी शो करती है बच्चों, ठीक है, दोनों चेन्स, ठीक है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी शो करती है। बॉन्ड फॉर्मेशन तो प्लस है। अच्छा, फॉर्मेशन जो होगा उसका डीएनए का फॉर्मेशन हमेशा कैसा होता है सर, 5 डेज to 3 डेज, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन यानी पोस्टपेट बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो 3 to 5 डेज में होता है बच्चों, ठीक है। जो दोनों चेन्स होती है वो राइट हैंडेड कोइल्ड होती है, राइट हैंडेड कोइल्ड स्ट्रक्चर शो करती है बच्चों, राइट हैंडेड कोइल्ड स्ट्रक्चर शो करती है दोनों चेन्स, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर बात करें अपन किसकी, सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा क्या बोलता है बच्चों, इधर देखो, सेंट्रल डोगमा क्या बोलता है, सेंट्रल डोगमा बोलता है कि अगर आपको डीएनए से डीएनए बनाना है, ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं अपन रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से आप क्या बनाएंगे, मैसेंजर आरएनए बनाएंगे, ठीक है, या आरएनए बनाएंगे और आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे। तो ये जो डीएनए से आरएनए बनना है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, यानी कि इसको बोलते हैं अनुवादन, ठीक है, और इसको बोलते हैं अनुलेखन। क्या सर मैसेंजर आरएनए से वापस डीएनए बन सकता है, हाँ बन सकता है बच्चों, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, जो कि अपन देखते हैं कि इसमें रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस एड्स वाला जो वायरस था उसमें, ये होता है सेंट्रल डोगमा बच्चों, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं, डीएनए से डीएनए बनाते हैं तो उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और यहाँ पर ट्रांसलेशन, ठीक है बच्चों। इसका अगला पार्ट बच्चों अपन कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चे, ठीक है, थैंक यू।